बल्कि इवन दोज हु आर अटेंडिंग शुड वॉच द रिकॉर्डिंग, वो रीट्रेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। राइट जी, अस्सलाम वालेकुम फाइक, अस्सलाम वालेकुम महिरा। ऑल राइट जी, तो लेट्स मेक अ स्टार्ट। वी आर यहाँ मैंने कहीं रखे हुए थे आपके पेपर्स, ये ये क्या है जी, 21, यस। तो बहुत जल्दी से करते हैं जी। मैं पहले एक बार रीड कर देता हूँ सारा पैराग्राफ, सारा एक्सट्रैक्ट, और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा जो बच्चे सेक्शन ए में स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे कुछ बच्चों ने पर्सनल मैसेज किए हैं, सेक्शन ए के वर्डिंग से आप लोग परेशान हो रहे हो, मोर देन द एक्चुअल कंटेंट, इट्स द वर्डिंग दैट इज कंफ्यूजिंग, विच व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग मुझे भी ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगता था, यार ये क्या बात पूछ रहे हैं। सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज कि मैं रेलिवेंट पार्ट ऑफ सिलेबस सोचना शुरू कर देता था। सो जस्ट रिमेंबर, दिस इज अ वेरी यूजफुल स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ टिप। आप सेक्शन ए का क्वेश्चन देखो, पहले चीज सर्टेन करो, क्या ये टोटली डेटा से है, पार्शली डेटा से है, या जनरल क्वेश्चन है। उससे आधा काम आसान हो जाता है। फिर जब आप सर्टेन कर लो, उसके बाद सोचो कि ये सिलेबस का कोई पार्ट है जिससे टेस्ट कर रहे हैं। चंद शुरू के जो होते हैं ना डेटा से, मतलब टेबल में क्या हो रहा है, वो जरा अलग चीज है। अदर देन दैट, इवन उसमें भी आपको अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस डेफिसिट दिखा रहा है तो सिलेबस में ही है। सिलेबस को माइंड में लाओ कि ये कौन सा रेलिवेंट पार्ट ऑफ सिलेबस है, एंड थिंग्स विल बी स्टार्ट बिकमिंग ईजियर। राइट जी, मेमूना, शयान, ऑल दोज हु जॉइंड अस, वी जस्ट स्टार्टिंग नाउ, लेट्स गो जी। कुछ मैंने टिप्स दिए सेक्शन ए के बारे में, वो सुन लीजिएगा क्लास के बिल्कुल स्टार्ट में, जब रिकॉर्डिंग में लगाऊंगा कल। What is the right level of inflation? Central banks aim to keep inflation under control, but what does an under control mean? How much inflation is too much? And a question only an economist could ask, how much inflation is too little? ठीक है, उसने थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चंस हमें प्रेजेंट किए कि इन्फ्लेशन का सही लेवल है क्या, कौन सा लेवल है कि हम कहेंगे जी बहुत कम इन्फ्लेशन है, कब कहेंगे ज्यादा है बहुत। Hyperinflation, where the rate of inflation is extremely high, is an economic catastrophe for a country. Catastrophe means a disaster. Table 1.1 below gives details of 4 cases of hyperinflation. For your information, जरा देख लो, हंगरी में देखो कितने जीरोस लगे हुए हैं। एनुअल इन्फ्लेशन 1945 टू 96, वर्ल्ड वॉर्स के बाद 15 घंटे में प्राइसेस डबल हो जाती थी। जिम्बाब्वे में बहुत सारे जीरोज हैं, 2007-8 में 25 घंटे में, यानी ऑलमोस्ट अ डे में प्राइसेस डबल हो रही थी। जर्मनी में 89 एंड वेनेजुएला में 430 आवर्स। तो बहुत ही हाई, एक्सट्रीमली हाइपर रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन उन्होंने यहाँ पे कोट किए। अच्छा, अभी और बच्चे भी आ रहे हैं, लेट मी जस्ट बच्चा, एक रिक्वेस्ट है कि पहले 2-3 मिनट मैक्सिमम 5 में ज्वाइन कर लिया करो, वरना वो क्लास का ना रिदम टूटता है। नेक्स्ट जी, अब टेबल हमने देख लिया। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन आर फार रीचिंग। इन्फ्लेशन अंडरमाइंस द फंक्शंस ऑफ मनी, ये हम पढ़ चुके हैं कि मनी के फंक्शंस डिस्टर्ब होते हैं इन्फ्लेशन से, स्पेशली स्टोर ऑफ वैल्यू, फिर उसके बाद मीन्स ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फिर उसके बाद मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और सबसे कम यूनिट ऑफ अकाउंट। So consequences of hyperinflation are far-reaching. Inflation undermines the functions of money. Rapid price rises encourage panic buying by consumers, creating shortages that further increase inflation. पैनिक बाइंग क्या है जी? महंगाई का दौर है, कंज्यूमर फटाफट चीज़ें खरीदता है कि भाई और महंगी ना हो जाए, और उनके खरीदने की वजह से डिमांड बढ़ती है, सप्लाई उतनी नहीं बढ़ सकती, शॉर्टेज होती है, मजीद चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ये है पैनिक बाइंग। जैसे डिफ्लेशन के दौर में कल के पेपर में हमने देखा था कि लोग वेट करते हैं कि चीज़ें और सस्ती हो जाएं, इसलिए डिफ्लेशन और ज़्यादा होती है डिमांड गिरने से। इस केस में बहुत ज़्यादा बाइंग करते हैं लोग कि और महंगी ना हो जाए, और महंगी ना हो जाए, फटाफट खरीद लो। उस पैनिक बाइंग की वजह से डिमांड बढ़ती है और महंगाई और ज़्यादा होती है। In most extreme cases, countries stop using money completely and resort to barter. Goods for goods exchange पे आते हैं. In Zimbabwe, hyperinflation led to the abandonment of currency in 2008 and the use of US dollar as an alternative. वहाँ लोगों ने अपनी करेंसी छोड़ के, जी डॉलर को छोड़ के यूएस डॉलर पे आ गए. Most recently, Venezuelan restaurants and supermarkets stopped displaying prices and consumers only found out the value of their purchase at the checkout. इतनी जल्दी से महंगाई बढ़ रही थी कि उन्हें प्राइसेस लगाना छोड़ दिए, टैग्स, और जब आप चेकआउट काउंटर पे वो जो चीज़ें खरीद के जा रहे हो, वो आपको बताएंगे जी इतने इतने की हो गई। सेकंड थर्ड लास्ट पैराग्राफ जी, to avoid the consequences of high inflation, central banks often set a low target rate of inflation, typically around 2% a year, but this policy has also been criticized by some people.
If central banks follow such a target, the outcome would be to erode the value of money. Erode means कम करना. Purchasing power value of money होती है कि कितना खरीद सकते हैं आप, एक certain amount of money में कितनी goods खरीद सकते हैं. Central bank have often instructed by governments have been often instructed by governments to have inflation target, and yet even at 2% inflation rate will have a real value of money half in 36 years. इस पे वापस आते हैं. Right, अभी आखिरी statement. Let's see who is bright enough to explain it to me. ये जो लिखा है जी कि and yet even a 2% inflation rate will have the real value of money halved in 36 years. कौन बताएगा मुझे? सर मनी डेप्रिशिएट होती है तो उसकी वजह से उसकी परचेजिंग पावर रही तो 36 साल बाद हाफ हो जाएगी वैल्यू. 50 इयर्स बाद क्यों नहीं? 2% महंगाई हर साल, 100% प्राइसेस तो बढ़ेंगी 50 साल में. ये 36 इयर्स क्यों कह रहे हैं? 36 साल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो महंगाई 2% हो चुकी है उसके ऊपर फर्दर 2% अगले साल भी लगेगा, फिर फर्दर उनके ऊपर लगेगा, तो महंगाई जितने परसेंट हो उससे ज्यादा तेज स्पीड पे प्राइस लेवल बढ़ता है. समझ आ गई बात? मसलन 100 रुपए की गुड़ थी, 2% महंगी हुई 102 पे आई. अगले साल 2% महंगा किसका होना है? 102 का. उससे अगले साल 104, 4.5 का, फिर 2%. तो वो तेजी से महंगाई बढ़ती है कंपेयर टू द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि वो महंगाइयां ऐड हो रही होती हैं. Central bank can use high interest rates as a tool of monetary policy to keep down the rate of inflation, but very often monetary policy requires low interest rates to stimulate consumption, spending and investment in an economy. वापस आना पड़ेगा जी. कोई बच्चा आ रहा है फिर? अच्छा जी, मैं सारा नीचे चला गया है. ओके, यस. अच्छा, उन्होंने कहा जी कि सेंट्रल बैंक्स अक्सर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, कॉन्ट्रैक्शनल मॉनेटरी पॉलिसी यूज करते हैं ताकि महंगाई को कंट्रोल कर सकें. लेकिन उसकी साइड इफेक्ट क्या है जी कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग का स्टिमुलस खत्म हो जाता है. वो तो लो इंटरेस्ट पे ही लोग ज्यादा कंजम्पशन एंड स्पेंडिंग करते हैं, तो वो ग्रोथ रुक जाती है. लास्ट पैराग्राफ जी. It should not be forgotten that there are potential benefits of relatively low levels of inflation, and that is why some countries have an inflation target of, say, 2%. A former chief economist of International Monetary Fund even suggested that many countries' inflation rates should be 4% rather than 2. अब बेटे इस सारे पैराग्राफ में मुझे बता सकते हो कि मेन टॉपिक उसने क्या जिक्र किया है बार बार? सर मनी. मनी. थोड़ा सा और इसको बेहतर करें. मनी एंड इन्फ्लेशन का चैप्टर, बेसिकली बिल्कुल सही बोल रहे हो. मेनली मनी एंड इन्फ्लेशन का चैप्टर टारगेट हो रहा है, और थोड़ा सा उसने एंड पे बात की हाई इंटरेस्ट रेट्स की, एग्रीगेट वर्ड और सिर्फ पॉलिसीज पे. तो आपका माइंड उसमें बड़ी ताकत अलन दी हुई है कि फोकस कर सके. अपने माइक्स बंद कर दो प्लीज. अपना माइंड फोकस कराओ कि भाई मैंने इन्फ्लेशन के यूनिट में क्या पढ़ा था, मनी के फंक्शंस क्या थे, कैसे इन्फ्लेशन उनको अफेक्ट करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी क्या होती है. ये सारी चीजें जब आप अपने माइंड को फोकस लाओगे तो आपको क्वेश्चन आंसर करना आसान. अब अगेन, डोंट गेट, आई कीप सेइंग दिस टर्म टू कीप योर इंटरेस्ट, डोंट गेट मैरिड टू दिस डेटा. हर चीज डेटा में नहीं होगी. क्वेश्चन जनरल भी हो सकता है, पार्शली फ्रॉम डेटा भी और टोटली फ्रॉम डेटा भी. सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि डेटा से है या जनरल क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आंसर करेंगे. अब पहला क्वेश्चन जी, एक्सप्लेन हाउ इन्फ्लेशन कैन हाफ द वैल्यू, रियल वैल्यू ऑफ मनी. इसका डेटा से कोई ताल्लुक है बच्चों, या जनरल क्वेश्चन है? जनरल है, बिल्कुल जनरल है. इसमें मेरे ख्याल में हाँ जनरल है, बिल्कुल सही है. अब उसने क्या बोला है, बताएं महंगाई कैसे रियल वैल्यू यानी परचेजिंग पावर ऑफ मनी को आधा कर देती है. आसान आंसर है, लेकिन पहले हम थोड़ा सा, मुझे नहीं पता इन्फ्लेशन पे मार्क होगा या रियल वैल्यू ऑफ मनी पे, मैं एहतियातन दोनों कर देता हूँ. इन्फ्लेशन इज द राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ओवर अ पीरियड. प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ना भूलिएगा बेटे, वो कंफ्यूजिंग होता है. हर चीज लगता है महंगी हो रही है, ऐसा नहीं होता. rise in general price level, constant rise in general price level over a period, whereas real value is how much a certain amount of money can buy in terms of goods and services. समझ आ गया? दोनों डेफिनेशंस क्लियर हैं या दोबारा बता दूं? तो इन्फ्लेशन को डिफाइन किया. रियल वैल्यू क्या है जी? क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी कैन बाय. मतलब 100 रुपए में 2 ड्रिंक्स आते हैं, तो ये आपकी रियल वैल्यू है. कैसे हाफ हो जाएगी रियल वैल्यू ऑफ मनी? कितनी महंगाई हो, कौन बच्चा मुझे बताएगा?
सर डबल महंगाई हो, 100% इन्फ्लेशन हो जाए तो रियल वैल्यू ऑफ मनी आधी रह जाएगी. वेल डन मुनीब खान, वेल डन. किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रहा हो? सजल, एनी कंफ्यूजन हियर? नो सर. वेरी गुड. अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे लिखा है डबल वाली बात. कहाँ क्या बोल रहे हैं? ये डबल वाली बात केस में से निकाली. केस में से नहीं निकाली बेटे, जनरल सा था क्वेश्चन. वो कहता है एक्सप्लेन हाउ इन्फ्लेशन कैन हाफ द वैल्यू ऑफ मनी. आपके पास 100 रुपए हैं, आप 2 ड्रिंक्स खरीद सकते हैं. हाफ वैल्यू कब रह जाएगी मनी की, रियल वैल्यू? जब उस 100 रुपए में आप सिर्फ एक ड्रिंक खरीद सको. मींस ड्रिंक्स की प्राइस डबल हो गई. 100 रुपए में आप 50 के 2 ड्रिंक खरीदते थे, अब वो ड्रिंक 100 का हो गया, आप सिर्फ एक खरीद सकोगे. गॉट इट? जिसने पूछा था क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट जी. विद द एड ऑफ अ डायग्राम. आसान क्वेश्चन है, बाकी बच्चों प्लीज जल्दी से ना बोलिएगा, मैं किसी से पूछूंगा ये. विद द एड ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन व्हाई रैपिड प्राइस राइजेस encourage पैनिक बाइंग बाय कंज्यूमर्स, क्रिएटिंग शॉर्टेजेस दैट फर्दर इंक्रीज इन्फ्लेशन. एक बार फिर पढ़ते हैं. एक डायग्राम बनाओ, ठीक है. अप्रोप्रिएट डायग्राम कौन सा होगा? डिमांड सप्लाई वाला. एक्सप्लेन व्हाई रैपिड प्राइस राइजेस, जब महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ रही हो उससे पैनिक बाइंग, लोग जल्दी जल्दी खरीदते हैं चीजें कि भाई और महंगी ना हो जाए, उससे शॉर्टेजेस कैसे क्रिएट होती हैं और फिर मजीद इन्फ्लेशन कैसे आती है. मुझे कोई बच्चा पहले ये बताए कि क्या ये जनरल क्वेश्चन है या डेटा से हमें हेल्प की जरूरत है? सर जनरल है. वेल डन. जनरल क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं. अब लेट मी आस्क समवन, लेट्स से हुसैन बट. हुसैन बट माइक ऑन करेंगे प्लीज पहले. There is no harm in getting it wrong, Hussain. Turn on your mic. Okay, चलिए छोड़ें. सुफियान हनीफ, you're a good kid. माइक ऑन करें. गलत भी हो गया तो कौन सा नुकसान है, भी पढ़ रहे हैं हम लोग. सर मैं बता दूं? जी सर, सुफियान बता दो. शाबाश. सर वो रैपिड प्राइस राइजेस एनकरेज पैनिक बाइंग से वो जो आपकी एग्रीगेट डिमांड होगी वो ज्यादा हो जाएगी, और बहुत जो अच्छे. और उस टाइम पर एग्रीगेट सप्लाई जो होगी वो आपकी इतनी जल्दी राइज नहीं कर सकेगी. बहुत अच्छे. उसकी वजह से आपकी डिमांड फुल इन्फ्लेशन हो जाएगी. पूरा आंसर दे दिया इस बच्चे ने, बहुत अच्छे. सिंपली आप एक डिमांड, खाली डिमांड सप्लाई बनाएं तब भी वो मान जाएगा. माइक्रो टू मैक्रो अप्रोच भी यहाँ चलती है. मैक्रो टू माइक्रो, आई लाइक मैक्रो टू माइक्रो. आपने एग्रीगेट डिमांड का वर्ड बोला, ठीक है. सबसे पहले सुफियान मुझे बताओ, वाई एक्सिस पे क्या लेबल करोगे? मैक्रो का ग्राफ है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन दिखानी है आपने. प्राइस लाइन. प्राइस वर्ड थोड़ा सा सीख करो. प्राइस लेवल. प्राइस लेवल. और एक्स एक्सिस पे जीडीपी. रियल जीडीपी. बहुत अच्छे. एग्रीगेट डिमांड कर्व को राइट पे शिफ्ट कराएं. उसके रिजल्ट में आप देखेंगे ओरिजिनल प्राइस पे. जी जी बेटे जी. सर प्राइस होगी ना? प्राइस लेवल पूरी मैक्रो इकोनॉमी का तो प्राइस लेवल होगा, और वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे जीडीपी होगा. ठीक है. अच्छा, मैं अपना जरा ये बोर्ड लगा के आपको ग्राफ बना ही दूं, जस्ट बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आई डोंट वांट टू मेस इट अप. बेटे बोर्ड नहीं लाया, जल्दी जल्दी बोर्ड लाओ. राइट जी, सॉरी मेरा बोर्ड आ रहा है अभी. इन द मीन टाइम लेट्स डिस्कस इट. पैनिक बाइंग, कंज्यूमर्स को लग रहा है चीजें और महंगी हो रही हैं, खरीदना शुरू हो गए धड़ाधड़. एग्रीगेट डिमांड राइट पे शिफ्ट या खाली डिमांड राइट पे शिफ्ट, उससे शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट में. शॉर्टेज होने की वजह से प्राइसेस बढ़ेंगी, इसको प्राइस स्पाइरल भी बोलते हैं. ठीक है. उसकी वजह से महंगाई और ज्यादा हो जाएगी. 4 मार्क्स हैं जी, 2 ग्राफ के हैं. यस, लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ फर्स्ट. अब जिन बच्चों को थोड़ा सा अनश्योर थे कि क्या बनाना है हमने, लेट्स जस्ट क्विकली सी. हाँ, ये क्या हो गया? मुझे मेरे ख्याल में नया डॉक्यूमेंट खोलना पड़ेगा, एक कल वाला था इसलिए उसमें कुछ फीचर्स इनेबल नहीं हो रहे. लेट मी ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट. जी बेटे ये देखिएगा. प्राइस लेवल. अच्छा, माय एडवाइस, बच्चे बहुत ज़्यादा खूबसूरत ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं बेटे. इट्स नॉट एन आर्ट एग्जाम. क्वांटिटी मैंने भी लिख ली है, जीडीपी सॉरी, राइट. रियल जीडीपी लिख लो और अच्छा है.
सिंपल, अगर आपने डिमांड सप्लाई बनाना था वो भी चलता है, क्योंकि सुफियान ने एग्रीगेट डिमांड की बात की तो हम एग्रीगेट डिमांड वाला लगा देते हैं। ADAS लगाएं, इक्विलिब्रियम बनाएं, प्राइस लेवल और GDP नेशनल इनकम होती है, इसको Y लिखें, वरना Q से भी वो आपको मार्क्स दे देगा, कोई ऐसा कंफ्यूजन वाली बात नहीं। राइट, लेट्स सी जी, अब क्या होगा, कंज्यूमर जब पैनिक बाइंग करेंगे उसके रिजल्ट में हमारा डिमांड कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व कंजम्पशन होने से राइट पे शिफ्ट होगा। अच्छा, अब बेस्ट तरीका क्या है बच्चे, फॉरन इक्विलिब्रियम ऊपर बनाते हैं, इस मार्क में थोड़े मार्क थे चल जाएगा। पहली प्राइस पे P पे देखो, सप्लाई कर्व AS वहीं खड़ा है और डिमांड कर्व एग्रीगेट डिमांड A पॉइंट तक आ गया। तो ये वाला हिस्सा क्या हो रहा है, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, शॉर्टेज की वजह से प्राइस बढ़ेगी और हम नए इक्विलिब्रियम पे सप्लाई एक्सटेंड करेगी, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट करेगी, नया इक्विलिब्रियम E1 पे विद अ हायर प्राइस लेवल एंड अ हायर आउटपुट। ये आपने 2 मार्क का बना देना है, बेशक आप शॉर्टेज ना भी दिखाओ, छोटे मार्क का क्वेश्चन था, लेकिन आदत बना लो कि सिंगल शिफ्टर में शॉर्टेज दिखा दो। तो उसके वैसे ना करो, आप इनडायरेक्ट एक्सेस वाला गलत कर दोगे, इधर शॉर्टेज ना दिखाना, बस डिमांड कर्व एग्रीगेट डिमांड कर्व बाहर शिफ्ट कराया, प्राइस लेवल ऊपर हुआ। 2 मार्क्स एक्सप्लेन क्या करने हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ पैनिक बाइंग देयर वाज शॉर्टेज, डिमांड वाज ग्रेटर देन सप्लाई, उसकी वजह से महंगाई आएगी, प्राइस लेवल विल राइज फर्दर, दिस इज कॉल्ड प्राइस स्पाइरल एज वेल। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? सर लॉन्ग में आपने कहा था कि जी बोलें बोलें बोलें। लॉन्ग में एग्रीगेट सप्लाई नहीं लगाना है यहाँ पे? वो भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो भी लगा सकते हैं। और सर दूसरा आपने कहा था कि हम माइक्रो का भी बना सकते हैं, तो फिर हम प्राइस और क्वांटिटी लिखेंगे प्राइस या क्वांटिटी price लिखेंगे, level? डिमांड सप्लाई लेवल करेंगे, सिंपल। देखो देखो मैं आपको दिखाता हूँ जरा मार्क स्कीम, ताकि क्लैरिटी आपको आ जाए कि कैसे हम इसको देख रहे हैं। वैसे आई वुड से एग्रीगेट डिमांड वाला लगाओ, इन्फ्लेशन पूरे मुल्क की बात है। ये पहले वाला देख लो जी, रियल वैल्यू इज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दैट कैन बी बॉट विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, एक मार्क। इफ प्राइस इज डबल द क्वांटिटी दैट कैन बी बॉट विल बी हाफ, या 100% इन्फ्लेशन लिख दो। For an appropriate diagram that shows a further increase in inflation, 2 marks. For an explanation why rapid price rise encourage panic buying by consumer creates shortage than further inflation. Candidates can adopt a micro or a macro approach. दोनों वो allow कर रहे हैं। Increase in demand या aggregate demand जो मर्जी करो, excess demand से short run में shortage होएगी, prices increase होंगी, consumer को डर होगा और महंगी होने वाली हैं और buy करेगा। कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं, आपने 2 भी बता दिए, आपके 2 मार्क्स आ जाएंगे। समझ आ गया मेरे बच्चों, या कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? आई पर्सनली थिंक दिस वाज अ 4 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन। किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज पूछें। एनीवन? सर इस केस में शॉर्टेज क्रिएट ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देन व्हाई आर वी गोइंग देयर नाउ? व्हाई आर वी गेटिंग ऑफ ट्रैक? मुझे सर वैसे आपका क्वेश्चन वैलिड है। अगर हम ये स्टार्ट ऑफ द सेशन में होते हैं ना, हम लेजरली पेस पे पढ़ रहे होते हैं, इस वक्त हमने 2 सेक्शन एज करने हैं। नो, बाद में, ठीक है, पर्सनल मैसेज करना। सी पार्ट जी, with reference to one function of money, explain why hyperinflation in Zimbabwe caused the country to abandon its currency. डेटा में देख लो, कुछ नहीं है, ये जनरल क्वेश्चन है। फिर हाइपर इन्फ्लेशन से एक कोई फंक्शन पिक करें मनी का और बताएं उसकी वजह से। स्टोर ऑफ वैल्यू बहुत अच्छा फंक्शन है, कौन एक्सप्लेन करेगा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई एक फंक्शन एक्सप्लेन कर दो, क्यों लोग उसको छोड़ देंगे मनी को अपनी को और डॉलर पे चले जाएंगे? कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, तो एज अ रिजल्ट फ्यूचर में जब हम कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकेंगी और बिजनेसेस को भी लॉस होना शुरू हो जाएंगे, तो ये रीजन। बहुत अच्छे, सिंपल, आपने अच्छे वर्ड्स में बता दिया। मैं करूंगा जी स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन विल लूज its power. Consumers will lose confidence in money as a saving mechanism. As money's value, purchasing power is falling. They will not save in Zimbabwe dollar, they'll save in dollar, US dollar. समझ आ गई बात जी बच्चों? Anyone? Okay, let's move on to D part. ये वाले अच्छे क्वेश्चन हैं, आप तसल्ली से कीजिएगा। देखो, हर में मॉनेटरी पॉलिसी की बात आ रही है, हर में एग्रीगेट डिमांड की बात आ रही है, एग्रीगेट सप्लाई की, तो इन कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज कर लो। मैंने वीडियो इसलिए आज स्पेशली लगाई है दोबारा, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड पॉलिसीज वाली, क्लास नंबर 12 रिवीजन वाली, वो भी देख लेना। वो कहते हैं जी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एनालिसिस यूज करें, डिस्कस करें whether it is possible to use monetary policy to achieve both a high level of investment
एंड अ लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन। बज़ाहिर एक कॉन्फ्लिक्ट है, हमने उसको सॉल्व करना है। मुझे कोई बच्चा मार्क्स स्कीम बताएगा, कितने मार्क्स किसके लिए हैं? Sir, 2 for diagram or 2 for नो नो multiple नो, here. देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर डायग्राम। उसने कहा नहीं है, उसने एनालिसिस का वर्ड यूज किया। बनाओ बनाओ, ना बनाओ ना बनाओ। मार्क्स डायग्राम के लिए रिजर्व नहीं है यहाँ पे। Sir, 2 for high level and 2 for low rate of inflation and 2 for evaluation. Pretty close, pretty close. 1 for conclusion. 1 mark. हाँ ठीक है, अभी भी मार्क्स स्कीम पूरी सही तरह क्लियर नहीं आई। देखो, अप टू 3, वैसे वो मॉनेटरी पॉलिसी की भी शायद 1 मार्क दे दे। लेट्स से अप टू 3 फॉर हाउ यू नो रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, यानी आपकी जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी और इन्फ्लेशन भी साथ में बढ़ेगी, यानी कि ये दोनों एम्स अचीव नहीं हो सकेंगे। और अप टू 3 वाई दोनों एम्स अचीव हो सकते हैं। पहला वाला बहुत आसान है, गवर्नमेंट विल रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स बाय, बेशक मनी सप्लाई की बात सिर्फ करके करो इंटरेस्ट रेट का एनालिसिस। Government will reduce interest rate. This will reduce cost of borrowing and return on saving. People will save less, borrow more. Consumption will increase. Investment will increase. Aggregate demand will rise, which will cause demand pull inflation if economy is on full employment. समझ आ गया बच्चों? कोई confusion यहाँ पे? इंटरेस्ट रेट कम हुआ, लोगों ने कंजम्पशन ज्यादा की, फर्म ने भी बोरो करके इन्वेस्ट किया, शॉर्ट रन में एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हुई, जिससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन हुई। इंटरेस्ट रेट कम होने से हॉट मनी आपके बैंक्स में कम आई, जिससे आपकी करेंसी डेप्रीशिएट हुई, उससे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन यानी रॉ मटेरियल्स महंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी आई। तो दोनों इकट्ठे अचीव नहीं हो रहे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा और इन्फ्लेशन कम, वो अच्छे अचीव नहीं हो रहे। हाँ, लॉन्ग रन में जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने की वजह से एग्रीगेट सप्लाई कर्व लॉन्ग रन में बाहर शिफ्ट हो जाएगा, फिर इन्फ्लेशन भी कम और इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा। इसके अलावा अगर हम ऐसे हिस्से में थे अपने लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व के जहां पे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व था, रिसोर्सेज स्पेयर हमारे पास अवेलेबल थे, लेबर लैंड वगैरह, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के बावजूद महंगाई नहीं आएगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, दोनों एम्स तब हासिल हो जाएंगे। टू कंक्लूड, इट विल डिपेंड ऑन the relative shift of aggregate demand and aggregate supply curves, whether or not both aims can be achieved. बच्चों समझ आया या एक बार फिर कर लें? Very good. Any questions? अच्छा हमजा, let's go to the mark scheme first. That might make it even better for you guys. फिर अगर जरूरत पड़े तो I'll come back. अब वो क्या कह रहे हैं, पहले वो मीडियम एक्सचेंज वाला देख लो। मैंने लिया था जी, स्टोर ऑफ वैल्यू कहाँ है, ये हाइपर इन्फ्लेशन इज लाइकली टू प्रिवेंट, नहीं स्टैंडर्ड, ये हाइपर इन्फ्लेशन इज लाइकली टू प्रिवेंट मनी सर्विंग इफेक्टिवली एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू या स्टोर ऑफ वेल्थ, बिकॉज इट्स रियल वैल्यू परचेजिंग पावर विल बी रिड्यूस्ड, पीपल विल शिफ्ट टू डॉलर, सिंपल। 2 मार्क्स ये था जी। 3 मार्क्स था, जैसे मैंने कहा था 3 मार्क्स कि क्यों मॉनेटरी पॉलिसी के यूज से दोनों इन्फ्लेशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ाए जा सकते हैं, सॉरी दोनों बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन और इन्वेस्टमेंट। और 3 फॉर वाई इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और रेट ऑफ इन्फ्लेशन लो रहेगा। पूरी गाइडेंस दी हुई है। मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व्स, बेटे माइक बंद कर दो प्लीज। मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स एंड और चेंजेस इन मनी सप्लाई एंड और चेंजेस इन एक्सचेंज रेट। आप उसने स्लैश दिए हुए हैं, आप कोई एक भी बता दें आपको मार्क दे देगा। आप ऐसे पूरी डेफिनेशन दे दो, मॉनेटरी पॉलिसी इज use of changes in interest rates and money supply, etc., to achieve macroeconomic objectives. If an expansionary policy is used to encourage high level of investment, interest rates could be lowered. Such an approach is likely to increase the level of aggregate demand in the economy, and this could lead to an increase in inflation if aggregate demand exceeds aggregate supply. However, investment could increase aggregate supply in the economy in the long run, लिखना चाहिए था, and contribute to lower inflation. वही वाली बात एंड पे, द टाइम फ्रेम इज इंपॉर्टेंट, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज will occur before the investment can increase aggregate supply, and so it is likely that short run effect will be inflationary, but the long run effect may be not inflationary, और दोनों एम्स हासिल हो जाएं साथ साथ। समझ आया बच्चों या एक बार फिर कर लें? हमजा अब बताओ बेटे। एक्सीलेंट, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, और हम बड़े सही टाइम पे जा रहे हैं, दूसरा हो जाएगा। डिस्कस वेदर, ये मैं सज्जल फातिमा से पूछना चाहूंगा क्वेश्चन। सज्जल, डिस्कस वेदर एवरीबॉडी
in an economy such as Venezuela would be worse off as a result of hyperinflation. मुझे सिर्फ टॉपिक बताती हो कि ये किस टॉपिक पे क्वेश्चन है, कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है इसके ऊपर, फिर देखना कितना आसान हो जाएगा करना. सर इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का क्या? बड़ो क्वेश्चन, शाबाश. इंटरप्रेट करो कि इन्फ्लेशन के टॉपिक कौन सा है, सब टॉपिक कौन सा है. Let her think, please. सजल, इन्फ्लेशन में तुमने बहुत टॉपिक पढ़े हैं ना, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन भी पढ़ी हैं, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन भी पढ़े हैं, हाउ टू मेजर इन्फ्लेशन भी पढ़ा है. ये कौन से टॉपिक पे पर्टिकुलरली क्वेश्चन लग रहा है आपको? एक बार मैं स्लोली पढ़ रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा. डिस्कस वेदर एवरीबॉडी इन एन इकोनॉमी, वेनेजुएला को गोली मारो, वुड बी वर्स ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन. ये कहां पे हमने ऐसा कुछ पढ़ा है कि सर्टेन ग्रुप बेनिफिट फ्रॉम इन्फ्लेशन, सर्टेन आर हर्ट फ्रॉम इट, कुछ सर्टेन सेक्टर्स को बेहतरी आ रही होती है, कुछ को नुकसान, ऐसा हमने कुछ टॉपिक पढ़ा है? ये कौन सा टॉपिक है? सर क्या है? एक मिनट बेटे. सजल, यू वांट टू ट्राई और नॉट? सर नहीं याद आ रहा. अच्छा बताया अदन, क्या कोई टॉपिक है ये? सर वो तो नहीं, पेंशन जिनकी होती है हाँ, उनकी सिंपली और जिनके वो पास ठीक है, वो होता आंसर है. मैं आंसर नहीं पूछ रहा, मैं टॉपिक पूछ रहा हूँ. टॉपिक कौन सा है जी? डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन. अब आपके लिए आसान हो गया. लेट्स स्टार्ट विद एक्सपोर्टर्स. Exporters will be worse off as exports will become expensive if inflation is higher than other countries. Their demand will fall. There will be unemployment in export industry. Workers will lose their jobs. अब सजल समझ आ रहा है कितना आसान था? जी सर. Shoe leather cost will rise, menu cost will rise. They'll have to reprint menus वगैरह. छोटे मार्क का इतना ज़्यादा एक्सप्लेन भी ना करो. Some people on fixed incomes like pensioners, unemployed on benefits, savers will lose the real value of their savings and incomes. They'll become poorer. Assets will gain from it. Yes, जिनके पास assets हैं, property हैं, वो gain कर जाएंगे, मजीद अमीर हो जाएंगे. Lenders lose कर जाएंगे, borrowers gain कर जाएंगे, उनको real terms में थोड़ा payback करना पड़ेगा. Firms के profit में इजाफा होगा, raw material सस्ते लिए थे, final good महंगी बेची थी. तो ये है आपका. तो conclusion, not everybody will be affected the same. Some will benefit, some will lose. However, such hyperinflation in general is harmful for an economy. समझ आ गया बच्चों? सर आपने कहा कि एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको लॉस होगा, लेकिन वो तो लॉन्ग रन में होगा, शॉर्ट टर्म में तो जे का इफेक्ट नहीं होगा. हाँ, उस इतना कॉम्प्लिकेट ना करो यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे सिंपली इन्फ्लेशन हाइपर है, बहुत महंगाई हुई है, ठीक है, राइट. तो हम कहेंगे जी कि एक्सपोर्ट्स महंगी हो गई, अनकम्पिटिटिव हो गई, उनकी डिमांड गिरी, क्योंकि वो है कॉन्सेप्ट के फैक्टर्स दैट वुड डिटरमिन वेदर एक्सपोर्टर्स विल बी वर्स ऑफ. समझ आ रही है? फैक्टर्स नहीं वो पूछ रहा. ठीक है, शाबाश में. ये देखिए जी, आंसर कितना आसान है. 3 मार्क्स कौन से वर्स ऑफ हो रहे हैं, 3 मार्क्स कौन से लोग बेटर ऑफ हो रहे हैं. तो सिंपली मनी की वैल्यू रेड हो रही है, इंडिविजुअल परचेसिंग पावर कम हो रही है, एक्सपोर्ट्स अनकम्पिटिटिव, कोई भी पॉइंट लेके चलें. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम गैप्स में इजाफा हो रहा है, मेन्यू कॉस्ट, शू लेदर कॉस्ट, अनसर्टेनिटी इन इकोनॉमी, पैनिक बाइंग, जो मर्जी करो. फायदे किनको हैं? प्राइसेस राइज बाय मोर देन कॉस्ट, फर्म्स के प्रॉफिट बढ़ते. अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, फर्म्स जब गेन करती हैं, बोरोवर्स गेन कर जाते हैं, जिनके एसेट्स हैं वो अमीर हो जाते हैं. कंक्लूजन, हर बंदा नुकसान नहीं खाता, कुछ को फायदा भी होता है, लेकिन इतनी हाइपर इन्फ्लेशन जैसे वेनेजुएला में थी, उससे इकोनॉमी को बहुत धचका मिलता है, कैटास्ट्रोफी है. समझ आ गया बच्चों? सबको 100% क्लियर है? एक्सीलेंट, लेट्स मूव ऑन. सजल, अब बेटे बात समझ आ गई है? जी 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 जी. सर यहाँ पे तो सिर्फ उन्होंने हाइपर इन्फ्लेशन का नहीं पूछा, जैसे जिम्बाब्वे वगैरह में हुई थी. जी जी, वही पूछे. तो सर उसमें तो सब लूज करते हैं ना? नहीं, जिनके एसेट्स हैं वो तो अमीर तरीन होते जाएंगे. ये सर एसेट्स वाले तो जो बोरोवर्स हैं उनको भी बहुत फायदा होगा. लोन लिया था जब पैसे की बहुत वैल्यू थी, अब तो टके हैं, वो वापस कर दिया. समझ आ गई बात? इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स वही रहेंगे, फंक्शंस ऑफ मनी पे, हर चीज पे जरा एक्सटेंडेड हो जाएंगे, हाइपर हो जाएंगे. ठीक है, डोंट कॉम्प्लिकेट इट टू मच अदन, एंड उमे जस्ट कीप इट सिंपल. नेक्स्ट जी, 21
विंटर क्वेश्चन पेपर 21, जल्दी से करते हैं इसको भी और अपनी क्लास खत्म करते हैं। आप लोग आते रहो, आई एम हैप्पी विद अटेंडेंस, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेट्स सी जी, अब डेटा पढ़ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन पढ़ लेते हैं। ओए ये तो वही है। अच्छा मैंने सर हमने एग्जाम कर लिया। ये कर लिया है, मेरे ख्याल में पिछला वाला 21, हाँ वो नहीं किया, ठीक है। एक बार देख लूं है ये क्या हो रहा है। क्वेश्चन पेपर 23 विंटर, शायद मैंने गलत खोल दिया था, मैं देखूं, या फिर शायद सेम पेपर दिया हुआ दोनों जोन्स में। हाँ नहीं, डिफरेंट है, वही मैं कहूँ, 2 जोन्स में सेम पेपर, बड़ा कम देते हैं लोग। अच्छा जी, इसकी मार्क स्कीम भी साथ में ही खोल लें। देखो आई एम टीचर, स्टिल आई एम गिविंग माई सेल्फ द चेक कि जहाँ गलती हो बच्चों को गलत ना बता दो, वहीं पे किया जाए। अब बच्चों इसको, हाँ अच्छा पेपर लग रहा है, काफ़ी सारी बातें आपको कुछ मैं नई वाली क्लियर करना चाह रहा हूँ, राइट नई नहीं है लेकिन दोबारा रीट्रेट हो रही है। सबसे पहले टाइटल देखा करो, चाइनाज अनसर्टन इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। फ्यूचर चाइना की इकोनॉमी का जरा अनसर्टन लग रहा है। Figure 1.1 below shows growth in real output by components of aggregate demand in China from 2010 and 17. Growth in real output. Growth in real output means real GDP का बढ़ना। इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके जब हम GDP से महंगाई का इफेक्ट निकाल लेते हैं, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उनमें कितनी ग्रोथ आ रही है, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स के थ्रू दिखा रहा है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ब्लू में है, डार्क लाइट ग्रे में शायद इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी लाइंस में है, और नेट एक्सपोर्ट्स नीचे है। इस पे हम बाद में आएंगे जब क्वेश्चन आता है। टेबल 1.1 below shows the annual percentage change in new car sales in China from 2010 to 17. अब मैं यहाँ पे किसी बच्चे का कॉन्सेप्ट चेक करता हूँ। लेट्स से शायान 2010 में 33.2% चेंज है, 2011 में 5.2% चेंज है। इसका क्या मतलब है? सेल्स गिरी है न्यू कार्स की। सर 2011 में सेल्स रिलेटिवली स्टैग्नेंट है, मेरे से मुझे यही समझ नहीं आया कि इंक्रीज होंगी या डिक्रीज। अच्छा जी, किसी और को समझ आ रही हो? सिर्फ चेंज लिखा हुआ है। जी जी जी, 5.2% चेंज आएगा 33.2। इसमें अच्छा ठीक है, थैंक यू। माइक्स बंद कर दो, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। ये 2010 में 33.2 लिखा हुआ है, साथ नेगेटिव साइन नहीं है, मींस 33.2% इंक्रीज इन कार सेल्स हुई है, न्यू कार सेल्स। 2011 में 5.2% फिर इंक्रीज हुई है, 2012 में फिर इंक्रीज हुई, लेकिन स्लोअर रेट पे हो रही है। ये गलती करते हैं बच्चे, समझते हैं कि सेल्स गिर रही है। गिर नहीं रही, परसेंटेज चेंज है, पहले से स्लो बढ़ रही है। समझ आ गई बात शायन? यस सर। गुड। लेट्स मूव ऑन टू द डेटा, क्विकली पढ़ते हैं इसको, छोटा सा शुक्र है। In 2018, real output in China's economy grew by 6.6%, its lowest figure this century. Many economists believe that growth in China's real output will continue to be around this level over the next few years. Kulsum, मुझे बताओ, China's economy grew by 6.6%, its lowest figure this century. क्या मतलब है? GDP गिरा है बेटे? सर नहीं, जीडीपी बढ़ा है लेकिन बहुत कम At a परसेंटेज। slower rate, शाबाश, that's what, जैसे इन्फ्लेशन का नहीं हम करते, 8% से 2% पे आई है, जब तक माइनस फिगर ना हो डिफ्लेशन नहीं आई। तो इसमें भी जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन स्लोअर रेट पे। सबको ये बात समझ आ रही है? आउटपुट ज्यादा बन रही है लेकिन स्लोअर रेट पे बन रही है। यस, किसी को यहां प्रॉब्लम हो प्लीज पूछ ले। ओके, सेकंड पैराग्राफ जी। In looking to the future, the Chinese government has sought to restructure the economy. Restructuring means कुछ बैलेंस चेंज करना, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट किसी खास पे ज्यादा फोकस करना, प्राइवेट सेक्टर को आगे ले आना या पब्लिक को, ये उसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग। दिस हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डोमेस्टिक, वो देखो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे उन्होंने ज्यादा कंट्रीब्यूशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, विद लेस रिलायंस ऑन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन फेवर ऑफ क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग। अब वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जगह क्वालिटी आउटपुट बना रहे हैं, अच्छी चीजें बना रहे हैं। जैसे चाइनीज गाड़ियां, अगर आपको नजर आ रहा होगा कितनी बेहतर होगी पहले से। For Chinese consumers, buying a house is the main priority, followed by buying a new car. Table 1.1 shows the annual rate of change in new car sales, जो हम देख के आए 2010 to 17.
China's plans for maintaining its growth in real output at a rate of around 6.6% are threatened. मुश्किल लग रहे हैं by ongoing tensions over trade with the US. चाइना और यूएस में ट्रेड वॉर चल रही है. आप कई सेक्शन एज करोगे इसके ऊपर. These tensions provide a real threat to China, meeting even its most pessimistic growth targets for real output. Various studies has estimate that effects of protectionist trade war, दोनों आपस में टैरिफ कोटास लगा चुके हैं और लगाएंगे. उससे क्या होगा? These estimates are all negative और लगता है कि चाइना का ग्रोथ रेट नेगेटिव में जाएगा, फिर जीडीपी गिरेगा -0.6% या 1.4% तक. ये हो गई जी सारी इंफॉर्मेशन. अगेन, do not get too attached to the data. Use it when we need to. पहला वाला जी, use the data in figure 1.1 to describe how the contribution to real output growth of the different components of aggregate demand in China has changed from 10 to 17. अब इसमें जरा स्मार्टली कीजिएगा. I want to involve certain kids. Let's see. Let's go to अदीब. आप बताइएगा बेटे, मुझे बताओ नेट एक्सपोर्ट्स का क्या हुआ है. नेट एक्सपोर्ट्स का कंपोनेंट जो है उस पे क्या हुआ है? सर डिक्रीज हुई है. दोबारा देखो. नहीं, डेफिसिट से सरप्लस में थी. नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव थी, पॉजिटिव हुई हैं. डेफिसिट से सरप्लस, एक मार्क आ गया. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, लेट्स से खदीजा बेटे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या हुआ है ओवर दिस पीरियड? तसल्ली से परसेंटेज चेंज लिखा हुआ है, बिलियंस डॉलर्स वाला नहीं है. और ईयर दी हो नीचे. खदीजा, आर यू देयर? Sir, जी बेटे. can you please explain that exports per se वो deficit पे कैसे नहीं है? देखो बेटे, जीरो से नीचे मींस डेफिसिट. ठीक है ना? हमारे एग्रीगेट डिमांड के तीन खाने उसने बनाए हुए. ब्लू वाला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ग्रे लाइंस वाला है, और डार्क ग्रे वाला हमारा नेट एक्सपोर्ट्स है. वो जीरो से नीचे मींस नेगेटिव था. ओवर अ पीरियड देखो वो एंड पे सरप्लस हो गया. ठीक है. गॉट इट. शाबाश, एक मार्क जी. मनाल, आप बता दो बेटे, व्हाट हैपेंड टू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? तसल्ली से देखिएगा, ग्रे लाइंस वाला जो है. It decreased. तसल्ली से देखो, तसल्ली से. Increase at a slower level. यस, इट इंक्रीज एट अ स्लोअर रेट, यानी इसका कंट्रीब्यूशन यूं कर लो, इट्स कंट्रीब्यूशन फेल. इससे आप सेफ हो जाओगे. इट्स कंट्रीब्यूशन टू एग्रीगेट डिमांड या इकोनॉमिक ग्रोथ फेल. ये सही है, लेकिन इट्स इंक्रीज स्लोअर भी ज्यादा अच्छा है. समझ आ गया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का क्या हुआ है जी? वो भी पहले से कम हुआ, लेकिन स्टेबल सा है. कम नहीं हुआ, मतलब वो कम स्पीड पे बढ़ा है, लेकिन स्टेबल. मनाल, ये बात आपको समझाऊं. देखो, अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की, 2010 में कोई 7% वो राइज हो रहा था, 2011 में अनदर 4%, और 2017 में सिर्फ 3%. तो राइज तो हो रहा है, लेकिन स्लोअर. सो कह सकते हैं कि जी कंट्रीब्यूशन ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स इज लो या फॉलन. हाँ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का कंट्रीब्यूशन उतना ही रहा है, तकरीबन स्टेबल रहा है. गॉट द पॉइंट? Yes, sir. एनीवन हु स्ट्रगलिंग हियर? जी, बट सर रिलेटिवली डिक्रीज नहीं होगा क्या डिक्रीज नहीं होगा? अभी कंपेयर. नहीं बेटे, परसेंटेज ग्रोथ तो है, जीरो से नीचे तो नहीं आया ना कोई भी. हाँ, उसका कंट्रीब्यूशन रियल आउटपुट में जरा पहले से कम है. बात समझ आ रही है? उसका शेयर कम हो गया. अब जी ये 2 मार्क्स हम कैसे लेंगे? लेट्स सी व्हाट द मार्क स्कीम सेज. आई एम होपिंग दैट्स हाउ इट इज, बिकॉज और कोई सिस्टम बनता नहीं है. कभी कभी ये बड़ी स्टूपिड से आंसर कर देते हैं, जिससे बंदा खुद ही घबरा जाता है कि इकोनॉमिक्स को क्या कर दिया उन्होंने. बट लेट्स सी. Yes, lower contribution of investment expenditure over the period, fine. Relatively stable contribution in consumption, fine. In 2010 net exports were negative, but by 17 they were positive. ठीक है, इसका एक मार्क है. या however over the period they have fluctuated between positive and negatives, यूं भी कर सकते थे. सो 2 मार्क्स, कोई 2 सही स्टेटमेंट्स. एक भी सही दे दो, आधे मार्क्स तो आ गए. हमें 10 कम से कम लेने हैं सेक्शन ए में. सब बच्चों को समझ आ गया या इंटरप्रिटेशन का दोबारा बता दो? एनीवन? सब समझ आ गया. Excellent, excellent. Let's move on to the next one. अब ये आसान क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, नाम से ही पता लग रहा है उसके.
लेट्स गो टू हुसैन बट तो जवाब नहीं देते. लेट्स गो टू मनान शामी. आए हुए हैं आज क्लास में? मेरा ख्याल नहीं है. लेट्स सी मैं एक बार जरा शक्लें देख लूं बच्चों. उज़ैर आंसर आप बता दो. व्हाट रिलेशन मनान आए हुए हैं? Okay. What relationship might you expect between the rate of growth in real output and sales of new cars in an economy? उज़ैर तसल्ली से समझो, सिर्फ एक मार्क है. रिलेशनशिप वो जो पूछता है तो आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव होता है. मुझे बताओ क्या रिलेशनशिप एक्सपेक्टेड है रेट ऑफ ग्रोथ इन रियल आउटपुट यानी जीडीपी का, रेट ऑफ ग्रोथ का और सेल्स ऑफ न्यू कार्स का. पॉजिटिव या नेगेटिव? उज़ैर मे बी नॉट पॉसिबल फॉर यू. अभी माइक का जो भी है. साकिब आप बता सकते हो बेटे क्या एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप है कि रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और सेल्स ऑफ न्यू कार्स के साथ दोनों एक साइड पे चलेंगे या जब इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी सेल ऑफ कार्स कम होंगी, क्या सीन होगा? सर सेल ऑफ कार कम होगी क्योंकि उसमें बताया था कि जब इनकम बढ़ी है तो लोग ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं ऑन हाउसिंग वगैरह. Oh no, not really. आप you're overreading into it. उसने जनरल क्वेश्चन किए. जी बेटे जी फरमाए, मैं सुन नहीं सका. पॉजिटिव रिलेशनशिप आसान, थैंक यू बेटे. जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ आती है इनकम्स बढ़ती हैं, कार जरा नॉर्मल या लग्जरी गुड उनकी डिमांड बढ़ती है. सिंपल एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप ये है. उसने ऊपर ये नहीं कहा कि उसने कहा हाउसिंग इज अ मेन प्रायोरिटी फॉलोड बाय परचेजिंग ऑफ अ न्यू कार. सेकंड प्रायोरिटी वो है. वो में ओवरथिंक किया आपने, मार्क लूज किया आपने. लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होते हैं ना, लिविंग स्टैंडर्ड में कार भी आ जाती है. एब्सोल्युटली. समझ आ गया सबको या दोबारा बताऊं? सजल फातिमा, हाउ क्लियर वाज दैट? ओके. शायद आवाज नहीं आ रही, माइक बंद कर दो बच्चे. लेट्स गो टू बी पार्ट 2. Consider whether the evidence in figure 1.1 and table 1.1 show support this relationship. Relationship हमने क्या एक्सपेक्ट किया? पॉजिटिव. कि जी जब रियल ग्रोथ आउटपुट की बढ़ती है, जीडीपी हमारा बढ़ता है, रियल जीडीपी, सेल्स ऑफ न्यू कार्स भी इकोनॉमी में बढ़ती हैं. वो कहता है क्या? जी फिगर 1. इनकम्स वगैरह बढ़ रही है तो हाँ, इसलिए गाड़ियों की सेल्स बढ़ रही है, नई गाड़ियों की. नई गाड़ी लग्जरी है. अब वो कहता है क्या जो एविडेंस फिगर 1.1 में है कार की सेल्स का, इस बात को सपोर्ट करता है. ठीक है. अब दो टेबल्स को हमने साथ साथ फिगर 1.1 और वहां ऊपर जो भी उसका नाम था, थोड़ी जगह कम है यहाँ पे, यस, इन दोनों को कंपेयर करके बताना है कि क्या ये रिलेशनशिप सपोर्ट हो रहा है. रियल आउटपुट ग्रोथ लाइन से शो हो रही है, स्लो बढ़ रही है रियल आउटपुट ग्रोथ. ठीक है. इसका हल मैं आपको क्या बताऊं 2 मार्क्स के लिए. पहले सबसे देखा करो किस साल में रियल आउटपुट ग्रोथ हाईएस्ट थी, उससे कंपेयर करो कि क्या उस साल न्यू कार सेल्स हाईएस्ट चेंज आया, हाईएस्ट इंक्रीज आया. किस साल में लोएस्ट थी, क्या उस साल में लोएस्ट चेंज आया. ये अगर आपने कर लिया 2 मार्क्स है. फिर जनरली बताएं कि रिलेशनशिप जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं. क्या जब रियल आउटपुट स्लो बढ़ रही है तो क्या कार सेल्स भी स्लो हो रही हैं? तसल्ली से देखें सबसे ज्यादा रियल आउटपुट किस साल थी ग्रोथ? 2010 में. तो गाड़ियों की सेल सबसे ज्यादा चेंज किस में आया है, पॉजिटिव चेंज? 2010. 1 मार्क. दूसरा आप 7 के अलावा को और बताइएगा. सबसे कम किस ईयर में रियल आउटपुट ग्रोथ थी? 2007. और 17 में ही सबसे लोएस्ट. 17 में. तो सबसे लोएस्ट सेल्स इंक्रीज ऑफ कार्स भी 17 में थी. 2 मार्क्स आपके यहीं आ गए. सर जस्टिफाइड है. जस्टिफाइड है. ओवरऑल ट्रेंड फॉलो हो रहा है, कुछ चेंजेस हैं उसमें, फ्लक्चुएशंस हैं बस. तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों. किसी को प्रॉब्लम? There is likely to be a positive relationship. पिछला वाला, as GDP rises, private car sales will rise. अच्छा जी, it's broadly consistent, 1 mark. या highest and lowest growth 2010 and 17 respectively, 1 mark. There's positive growth in all years for both real output sales and new cars. इस तरह भी कर सकते हैं. Growth rate is more consistent than growth rate in car sales. ये थोड़ा मुश्किल था. Simply overall data justify कर रहा है, 1 mark. Highest and lowest year दोनों में नजर आया कि जिस साल हाईएस्ट ग्रोथ थी उस साल हाईएस्ट इंक्रीज इन कार सेल्स था न्यू कार्स का, और जिस साल लोएस्ट था उस साल लोएस्ट था. दूसरा मार्क यहाँ पे आ गया. तो बेसिकली दोनों जब पॉजिटिव रहे हैं तो ओवरऑल सेल्स गाड़ियों की भी पॉजिटिव रही है और ग्रोथ की भी, तो वो कोरिलेशनशिप साबित हो रही है. लेकिन
हमेशा मैच नहीं हो रही। बच्चों समझ आया या थोड़ा सा दोबारा बता दूं? एनीवन? रिलेटिवली जरा ट्रिकी पेपर है अभी तक मेरे हिसाब से। पहले वाला जो था उसमें शायद बच्चे मैसअप करेंगे, एक आधा सही कर लेंगे क्योंकि पता नहीं था कि ग्रोथ बढ़ रही है। लेकिन चलें, 1 मार्क। पॉजिटिव रिलेशनशिप आई एम एक्सपेक्टिंग मोस्ट स्टूडेंट्स टू गेट इट राइट, दूसरा मार्क। तीसरे वाले में 1 मार्क कर लेते हैं, तो 2 से 3 मार्क आप लोग ले चुके हो 5 में से। अब हमने बाकी 7 से 9 मार्क्स लेने हैं कम से कम अगले 3 क्वेश्चन में से 15 में से। सी पार्ट जी बहुत आसान है। लेट्स सी हु वांट्स टू वेंचर इनटू इट। आप लोगों पे छोड़ता हूं। स्टेट 1, स्टेट मीन सिर्फ नाम लिख दो। 1 प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स, प्रोटेक्शनिज्म का कोई एक मेजर that may be adopted by US in a trade war with China, and explain what effect this would have on consumers and producers in the US. आसान टॉपिक है, जाएं जी प्रोटेक्शनिज्म पे। एक मेथड ऑफ प्रोटेक्शन पिक करें, उसका यूएस के प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स पे क्या असर पड़ेगा बता दें मुझे। सर उनके कंज्यूमर्स को एक्सपेंसिव लगेंगे। सबसे पहले मेथड बोलो प्लीज। टैरिफ 1 मार्क। थोड़ा सा अगर स्टेट ना हो तो आप एक्सप्लेन करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स या सर्विसेज, ठीक है। उससे उनमें क्या होगा, उनके कंज्यूमर्स को क्या मसला होगा? कंज्यूमर्स को उनकी प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव लगेंगे और एज अ रिजल्ट इसकी डिमांड कम होगी और चॉइस भी कम हो जाएगी। बहुत अच्छे। प्रोड्यूसर्स पे क्या असर पड़ेगा? रॉ मटेरियल उनको एक्सपेंसिव लगेंगे तो एज अ रिजल्ट ये भी ठीक है। अगर रॉ मटेरियल नहीं थे तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी लोकल फर्म्स की, क्योंकि बाहर वाली गुड्स महंगी आ गई। समझ आ गया सबको? जो टैरिफ के हमने बेनिफिट प्रॉब्लम लिखे थे उसके बेनिफिट सिंपली 3 मार्क्स के लिए। सजल क्लियर बेटे? हम टॉपिक पकड़ लेना तो आंसर करना आसान हो जाता है। आर यू गेटिंग इट नाउ? जी सर। ओके, डी पार्ट जी। लेट्स गो डिस्कस वेदर cuts in direct taxes. As a good student आपके माइंड में क्या आना चाहिए? cuts in direct taxes, expansionary fiscal policy would increase the demand for all types of consumer goods. Income elasticity of demand पे सिंपल 6 मार्क का क्वेश्चन, YD का क्वेश्चन है। तो should I answer या कोई बच्चा अच्छी तरह आंसर करना चाह रहा है? Cuts in direct taxes would increase disposable income of 1 mark, शाबाश। demand for normal goods because it has a positive relationship with consumers' income. शाबाश। Normal goods also include necessities which have almost zero income elastic demand. बहुत अच्छे। उनकी डिमांड थोड़ी बढ़ेगी। Some goods like inferior goods for demand would fall as consumers would switch away to normal goods when they बस परफेक्ट, 6 मार्क्स आ गए साहब तुम्हारे, वेरी गुड। लेट्स सी जी, इसमें अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूँ तो मैं लग्जरी गुड्स का भी कर दूंगा कि इनकम्स बढ़ी थी, लग्जरी गुड्स की डिमांड प्रोपोर्शनेटली ज्यादा बढ़ेगी कंपेयर टू नॉर्मल गुड्स, और नेसेसिटीज की प्रोपोर्शनेटली कम बढ़ेगी, ऑलमोस्ट 0 YD होती है। इंफीरियर की डिमांड गिर जाएगी क्योंकि इनकम्स बढ़ी थी, लोग उनसे स्विच अवे होके नॉर्मल गुड्स तक चले जाएंगे। सबको ये समझ आ गया या कोई कंफ्यूजन? लास्ट क्वेश्चन जी, आई एम गोना डिस्ट्रीब्यूट टू न्यू किड्स नाउ। राया आप देखिएगा, डिस्कस वेदर इंक्रीजिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन is the best way for China to maintain the growth in real output at the current rate over the next few years. क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, टेक योर टाइम। पहले मुझे मार्क्स की मेरे बेटे बताओ, फिर आंसर करते हैं। राया बेटे, are you there? Okay, I guess not. Let's go to, who do I go to? बहरिया बॉय से भी बात होगी, सबसे किस स्कूल से मैंने कम बात की है। हारून अहमद, आर यू देयर? सिटी स्कूल? यस सर। शाबाश। सबसे पहले बेटे इसकी मार्क्स स्कीम बताओगे मुझे? क्वेश्चन को अच्छी तरह समझो। बेस्ट वे इज योर टेक अवे। हाँ जी बताएं। सर 3 in favor और 3 in against। नो नो नो, कल भी एक क्वेश्चन हमने किया था हारून, शायद आप क्लास में नहीं थे। जब भी बेस्ट वे हो तो आपने कम से कम 2 तरीकों को कंपेयर करना है। समझ रहे हो मेरी बात? वरना बेस्ट कैसे कह सकते हो कि ये बेस्ट तरीका है? अगर वो कहते हैं डिस्कस वेदर इंक्रीजिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन विल बी गुड फॉर चाइना इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द रियल आउटपुट, करंट रेट, व्हाटएवर, समझ रहे हो? यहां उसने कहा क्या ये बेस्ट तरीका है? 3 मार्क्स फॉर इसी तरीके के बेनिफिट्स एंड नुकसान, कंजम्पशन बढ़ाने से क्या फायदे होंगे, क्यों ग्रोथ रेट होएगा और क्या मसला आ सकता है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बहुत आसान,
3 कोई और मेथड, एग्रीगेट डिमांड के 4 हिस्से हैं, इन्वेस्टमेंट को भी करा सकते हो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को भी कर सकते हो, और नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की भी बात कर सकते हो। हारून कोशिश करते हो सब स्टार्ट करो। अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़े तो क्या रियल आउटपुट बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? अगर कंज्यूमर ज्यादा चीजें खरीदते हैं तो क्या होता है? सर इंक्रीज होगी क्योंकि प्रोड्यूसर्स भी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक वर्ड सुनना चाह रहा हूँ। कंजम्पशन किस चीज का हिस्सा है? एग्रीगेट डिमांड का, ठीक है। इंक्रीज इन डोमेस्टिक कंजम्पशन विल बूस्ट एग्रीगेट डिमांड, इट विल शिफ्ट टू द राइट, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट करंट रेट ऑफ आउटपुट में बी मेंटेन्ड। हाउएवर क्या मसला आ सकता है जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ सकती है, ठीक हो गया। Another way of boosting aggregate demand या current rate of growth is more investment by firms, government can give them subsidies वगैरह, या net exports अपने exchange rate को devalue करें, exports की demand बढ़ेगी, imports की गिरेगी, X-M में injection आएगा, aggregate demand बढ़ेगी और उसके रिजल्ट में भी ग्रोथ आ सकती है, लेकिन उसमें भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन अगर हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है तो आती है। तो कंक्लूजन में आप जिसके मर्जी हक में जाओ, कंजम्पशन के हक में जाओ तो कहो ये इसलिए बेहतर है कि फॉरेन रिलायंस नहीं करनी पड़ रही, एक्सपोर्ट्स के हक में जाओ तो इसलिए कर सकते हो कि उससे इंटरनेशनल ट्रेड में चाइना का शेयर बढ़ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव से अभी पॉजिटिव हो रही हैं और बेहतर हो जाएंगी। समझ आ गया बच्चों या नहीं? ओके, शैल आई क्लोज द क्लास? दोबारा बता दें। श्योर। ये देखो मेरा बेटा, मार्क्स की भी देख लेते हैं जरा, मैं भी कंफर्म हो जाए कि बात सही की है मैंने जी। Award 1 mark for recognizing that cut in direct taxes gonna increase disposable income, सीधा। 2 marks for why a cut in direct taxes will lead to ये तो वो डिमांड वो है, सॉरी ये आ गया, increasing domestic consumption, सॉरी मैं सारा उल्टा बोल गया था, अब दोबारा देखते हैं। Analysis of advantages and disadvantages of increasing domestic consumption to maintain growth in real output, 3 marks. Maximum 2 if only advantages or disadvantages are considered. Analysis of advantages and disadvantages of another way, alternative way, that is increase in investment या exports, up to 3 marks. Up to maximum 5 आपको देगा, एक conclusion के लिए reserve करेगा। Increasing domestic consumption will increase aggregate demand and output. This can be done through reducing direct taxes or indirect taxes. The increased spending benefits in Chinese economy through increased employment and can be more certain than having to rely on external factors, जैसे मैंने बोला, such as the global economy or US trade policy to generate growth. Care must be taken to not increase rate of inflation as aggregate demand increases. आप अपना simple term में बताइएगा, government can reduce direct taxes to boost consumption और indirect taxes reduce करके ताकि लोग ज़्यादा खरीदें. As a result, consumption will be injected into aggregate demand will rise, unemployment will fall, GDP will rise, and however this can cause demand pull inflation. उसके बाद जी another method is increasing exports से revenue, यानी X-M में इंजेक्शन लाएं, वो गवर्नमेंट डिवैल्यूएशन करके कर सकती है, उससे एक्सपोर्ट सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी, X-M में इंजेक्शन आएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, फिर अनएम्प्लॉयमेंट कम, मल्टीप्लायर इफेक्ट आ सकता है, दोनों केसेस में इन्फ्लेशन आ सकती है। In my opinion, domestic consumption is a better way because we will not have to rely on external trade. There are trade wars going on between China and America and it might not work. So domestic consumption is a more solid approach. आ गया समझ बच्चों? Yes, sir. पॉलिसीज पे हर दफा क्वेश्चन आ रहा है, इन पे ग्रिप अपनी स्ट्रॉन्ग करो। That's it जी, have a good day. I'll see you all tomorrow inshallah. अल्लाह हाफिज बच्चों, अल्लाह हाफिज। सर मार्क्स चेक हो गए? कब के हो गए? आपको मैं रिजल्ट भेज दूं आपके ग्रुप में? ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। या कल तुम लोग आ रहे हो, कल सुबह मुझसे डिस्कस कर लो। ओके सर, कल ही कर लेंगे। ओके टेक केयर। ओके बच्चे, ओके टेक केयर। एएस वाले जा सकते हैं बच्चों, एंड A2 वालों से मैं मशवरा करता हूँ कि आज क्लास करनी है कि नहीं, बताएं आपका मूड है कि नहीं। मेरे बहुत पेपर्स हैं चेक करने वाले लकास के, आई कैन यूज अ ब्रेक, मुझे बताएं।